हेलो एस्पिरेंट्स। तो हम लोग अपने नेक्स्ट हाफ पोर्शन की बात करते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे पहले ही। तो उससे नेक्स्ट अब बात करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, तो 1999 के एक्ट की बात की जा रही है, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट और कुछ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। तो उसमें कौन कौन शामिल है रिजर्व के अंदर? ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से बताना कौन कौन से रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर शामिल थे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है। मार्लिमेंटो है क्या? नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ओके, मार्लिमेंटो तो 1909 वाला था ना। ठीक है। अच्छा, रिजर्व का मतलब है कि जो गवर्नर थी उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लाइक जो अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए, जिससे कि विद्रोह वगैरह ना हो, तो वो चीजें तो अपने पास रखेंगे ना, जिससे ज्यादा फायदा भी मिले, पैसा भी ज्यादा आए। ओके, ये तो सोचने वाली बात है। तो कौन कौन सी चीजें थी जो उनके अंडर में थी? तो जस्टिस वाली चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो भाई वो तो अपने पास ही रखेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि न्याय करने का काम वो इंडियंस को दे देंगे। और उसके बाद लैंड रिवेन्यू। अब यार खुद सोचो, अब वो यहीं से तो कमा रहे हैं, चाहे बाढ़ आ जाए चाहे सूखा आ जाए, तो वो रिवेन्यू उनका कम नहीं हो रहा। जितना उन्होंने लेना था वो तो लेके ही रहेंगे। उसके बाद पुलिस। अब भाई ये तीनों सब्जेक्ट जो थे, एक तीन और चार, ये इनके अंडर में थे। बाकी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अब यार देखो स्थानीय लेवल पर जो, अब क्या ही वो कर पाएंगे अगर इंडियंस को छोटे लेवल पर रखो और बाकी उनको ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखो। ठीक है। अब इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, जैसे मान चलो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे जो लाइक ट्रांसफर सब्जेक्ट में थे। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ। ये इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसमें एजुकेशन। अच्छा, ये मत समझना कि एजुकेशन इसमें रिजर्व सब्जेक्ट में था। उसके बाद पब्लिक हेल्थ। उसके बाद अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर इसमें था ट्रांसफर में, और इरिगेशन जो था वो रिजर्व में था। ओके। और उसके बाद कुछ मेडिकल सर्विस, जब तो हेल्थ की बात हो गई है तो मेडिकल सर्विस भी होंगी। फिर उसके बाद कुछ चीजें थी कि जो रिलीजन, धर्म के नाम पर जो चंदा वगैरह आ जाता है, रिलीजियस कंडोनमेंट। ओके। और यहीं पर रिजर्व में आपको पता ही है कि रिजर्व में लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इरिगेशन हो गया, फेमाइन रिलीफ, न्यूज़पेपर, फॉरेस्ट, वो सब किसमें है? रिजर्व का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर एक टर्म है फनम। वो किससे रिलेटेड, रेफर किसको करता है? तो वो है कॉइन्स को। अब कॉइन्स को तो कर दिया, ये यूज किया जाता था फनम किसमें? साउथ इंडिया में मेनली पॉपुलर था, साउथ इंडिया में 9th 19वीं सेंचुरी के बीच में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फनम ही अकेला सिक्का है। ओके, जो सिक्के का नाम दिया हुआ है सिर्फ फनम, इसके अलावा भी और सारे नाम है जो सिक्कों से ही रिलेटेड है। अगर मैं बात करूंगा कि अन्ना। अब इसको लेकर आपको लगेगा कि अन्ना, अन्ना भाई, या फिर अन्न कुछ इस तरीके से फूड का नाम हो सकता है, तो नहीं भाई। फिर उसके बाद अगर बात करोगे तो ढिंगलो, ये नाम हो गया। फिर डोकाडू। ये कुछ नाम है, वो आ सकता है जब भाई ऐसे नाम पूछ सकता है तो वो इस तरह के पूछ सकता है। ओके। और फनम से रिलेटेड एक पनम। नेक्स्ट है उसके बाद कि कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। ओके, फ्रीडम फाइटर्स की बात की जा रही है। तो इसमें से गदर पार्टी से कौन है? तो भाई गदर पार्टी से एक ही है, ये रहे रास बिहारी बोस। क्यों और क्यों नहीं है? अच्छा, रास बिहारी बोस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो बारिंदर कुमार घोष जो थे उन्होंने तो अनुशीलन समिति से था ये तो। और बाकी जो जोगेश चंद्र चटर्जी हैं, तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से थे। इन्हीं के साथ ही जो ये जोगेश चंद्र चटर्जी हैं, इनके पास राम प्रसाद बिस्मिल, और इन्हीं के साथ ही ये सचिन सान्याल, तो ये जुड़े हुए थे। 1924 में की थी उन्होंने कानपुर में। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन। अच्छा, क्रिप्स मिशन आया कब था? 1942 में। उन्हें कुछ क्या थे, प्रपोजल्स थे। तो उनको लेकर कुछ बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संविधान सभा थी, वुड हैव मेंबर्स। उसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे? नॉमिनेटेड बाई प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज स्टेट्स। तो वो नॉमिनेट होंगे एक तो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू, ठीक है, जो वहाँ की जो असेंबलीज हैं प्रांतीय
सभाएं हैं जो, और प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो क्या ऐसा सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, पार्शियली तो इलेक्टेड थे, पार्शियली इलेक्टेड बाई ये प्रोविंशियल असेंबलीज, और पार्शियली इलेक्टेड बाई, पार्शियली नॉमिनेटेड बाई प्रिंस। ठीक है, तो आधे तो इलेक्टेड थे और आधे ही नॉमिनेटेड थे। ठीक है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद सेकंड है एनी प्रोविंस, कोई अगर प्रोविंस है जो प्रांत है, विच इज नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास अपना राइट है कि वो एक साइन कर सकते हैं, सेपरेट एग्रीमेंट बना सकते हैं विद ब्रिटेन के साथ रिगार्डिंग इन फ्यूचर स्टेटस, तो अलग से भी रह सकते हैं। तो वो सारी चीजें, तो सेकंड वाला सही है, फर्स्ट का होगा। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि अबव ऑफ द जैन टेक्स्ट, कि कौन कौन से जैन टेक्स्ट है। नीति पक्रम है, नहीं भाई ये तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना। अवधान शतक, अब अवधान शतक के बारे में भाई बुद्धिज्म महायान से रिलेटेड है, बुद्धिज्म के महायान से, जैसे दिव्यावधान, ठीक है, महायान से रिलेटेड है। और ये क्या बताते हैं अवधान शतक, ये क्या है, कॉनिकल मैगजीन, कैनोनिकल मैगजीन है, या कैनोनिकल टेक्स्ट है जो लाइक प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हैं बुद्धा की। ठीक है, तो जब ये दो रॉन्ग हो गए तो बचा कौन सा, 2 और 4, तो ये दो क्या है, जेन टेक्स्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कि कुछ कुछ के पेयर्स दिए हुए हैं, हिस्टोरिकल पर्सन है और नाउन एज, किस नाम से जाना जाता है। तो आर्यदेव क्या वो जैन स्कॉलर थे, बताइए भाई। दिगनाग जो है वो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, या नाथमुनि वैष्णव। अब देखो इनमें से सिर्फ ये जो नाथमुनि है, ये क्या है, ये वैष्णव स्कॉलर है, ये ठीक है। आर्यदेव क्या थे, आर्यदेव, ये आर्यदेव क्या जैन स्कॉलर है? तो नहीं भाई, ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, और बुद्धिस्ट में महायान, बुद्धिस्ट मॉन्क, ओके, नॉट जैन स्कॉलर। दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है। तो दो पेयर इनमें से सही है, ये दो पेयर इनके सही है। अब देखो नाथ मुनि के बारे में एक चीज और है, कि जो नाथ मुनि है वो फर्स्ट वैष्णवाचार्य थे, फर्स्ट वैष्णवाचार्य। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। प्लस ये ऑथर है किसके, उन्होंने जो बुक लिखी है वो है योगा रहस्य, योगा रहस्य, प्लस और कौन सा लिखा है, न्याय तत्व। ठीक है, तो ये याद रखनी है बुक से लेकर, क्योंकि बहुत बार बुक से लेकर क्वेश्चन पूछ देता है, आप लोग ट्रेंड भी देख रहे हो, ओके, बुक से आ जाते हैं, तो ऐसी ऐसी बुक्स पूछेगा जो हमने कहीं पढ़ी नहीं होंगी, नॉर्मल कहीं बुक, एनसीईआरटी बुक में ऐसे कॉलम होता है ना साइड में, कि बूझो तो जाने, तो यहाँ ऐसे बुक का नाम लिख देगा और वहीं से उठा के सेम टू सेम पूछ देते हैं। तो पता होना चाहिए भाई ये बुक के बारे में थोड़ा। उसके बाद है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन। देखो, रीजन ऑफ जलालुद्दीन नहीं था, इल्तुतमिश वाले में था, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, तो ये गया, ये गया। टू एंड थर्ड में से, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसाइड द, ये ठीक है, ओके। तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल, तो ये गलत है भाई भाई। क्योंकि एक तो वर्जन ये है, दो वर्जन्स बताते हैं इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि एक तो कह रहा है कि ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खुद मंगोल्स को डिफीट कर दिया था। ठीक है, तो भाई जब मंगोल को डिफीट कर दिया तो फिर लॉस का क्या कारण, क्या मतलब बनता है यहाँ पर। सेकंड वर्जन बोलता है कि उन्होंने कुछ ब्राइब दी थी, लाइक रिश्वत दी थी मंगोल्स को, कि आप इतना पैसा ले जाओ और मेरी टेरिटरी जो है वो छोड़ दो। ओके, तो ऐसी चीजें हैं। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, कुल्हाधरन किसे बोलते हैं? कुल्हाधरन बोलते हैं सैयद को, क्योंकि वो ऐसे टोपी, ऐसे लंबी चोंच वाली उस तरीके से वो पहनते थे, जैसे कुल्हा वगैरह कुछ ऐसा बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, कुछ चीजें हैं देखो, डच एस्टेब्लाइज्ड दियर फैक्ट्री या वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट। अच्छा, ईस्ट कोस्ट में लगभग लगभग यहाँ पूरा पूरा ईस्ट कोस्ट जो था उस पर तो थे ये लोग, मतलब डेरा जमाए हुए थे। और देम बाई गजपति, ग्रांटेड टू देम बाई
गजपति रूलर्स, तो गजपति रूलर्स नहीं भाई, ये तो गलत है। देखो इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी 1605 के अंदर, और जो गजपति शासक थे वो तो 1541 में खत्म हो गए, लास्ट पहले ही फिनिश हो गए थे। तो वो कहाँ से ऐसा ग्रांट कर सकते हैं लैंड, जमीन कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया, तो ओनली बी। कैसे दे अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजानी सल्तनत, बिल्कुल ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब तक वो रहा था यहाँ पर, गवर्नर रहा था? 1509 से 1515 तक। फिर ये बोल रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड सीज्ड फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अच्छा, इसे क्या बोलते थे इस लैंड को, जो इसे बोलते थे क्या? क्या बोलते थे? नायकर, ठीक है। और उन्होंने जो करी थी, जो ये फैक्ट्री लगाई थी, वो लगी थी 1639 में मद्रास में। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, अच्छा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। एक पर्सन है जो एक स्लेव हो सकता है, दास बन सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, बिल्कुल सही है ये। और इसके साथ साथ जुडिशियल पनिशमेंट के अलावा अलावा वो बर्थ से हो सकता है, या फिर वॉर में उसे कैप्चर कर लिया है, ठीक है, बंदी बना लिया, तब हो सकता है, समझ गए। या फिर सेलिंग हिमसेल्फ, कि उसके पास कर्ज इतना हो गया, वो नहीं चुका सकता तो खुद को बेच दिया कि भाई मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंडर में काम करूंगा एज ए दास, ठीक है, तो सेलिंग हिमसेल्फ, तो ये ठीक है। सेकंड है कि इफ ए फीमेल स्लेव, कोई महिला दास है, वो बॉर्न करती है हर मास्टर ए सन, और लाइक उसके मास्टर का बेटा हो जाता है, उसकी थोड़ा समझ रहे हो ना, अवैध संबंध, तो उससे बेटा हो गया, तो सी वाज लीगली फ्री, बिल्कुल लीगली फ्री हो जाएगी। प्लस जो वो बेटा हुआ उसे मास्टर्स की क्या मिलेगी, लीगल स्टेटस दिया जाएगा। तो सेम यही चीज बोल रही है कि इफ ए सन, अगर पैदा जो हुआ बच्चा है फीमेल स्लेव से, तो फादर हर मास्टर, उसका मास्टर उसका पापा है, तो जो सन है उसे टाइटल टाइटल दिया जाएगा, लाइक लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन, कि वो मास्टर का ही बेटा है। तीनों सही है यहाँ पर। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट, क्या बोलता है ये? तो जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है यूएस फेडरल रिजर्व की, जो बैंक्स वगैरह है यूएस का, तो वो बोल रहा है कि वो क्या करेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होने पर जो मनी है, जो कैपिटल फ्लाइट हो जाएगी, मतलब भाग जाएगी मनी, लाइक एक तरह से पूंजी पलायन जैसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए वर्ड बोल रहे हैं कैपिटल फ्लाइट, उड़ जाना, पूंजी पलायन हो जाएगी। तो क्या ठीक है? तो बिल्कुल ठीक है, जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद है कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल, बिल्कुल ठीक है। अब आप खुद सोचो यार, देखो देखो मैं मेनली चीज क्या है कि अब मान चलो, यहाँ एक बैंक है और यहाँ एक बैंक है, यहाँ से कुछ पैसा लिया, इसने उधार लिया, ठीक है, ये यूएस का है, ये इंडिया का है। इंडिया वाले ने इससे कुछ पैसा उधार लिया, ओके। जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम थे, लाइक स्लो मॉनेटरी पॉलिसी थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पैसा आ गया, मान के चलो यहाँ 20,000 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया, ओके, हमने उधार ले लिया। उसके बाद क्या होगा, अब इन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर दी, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा दी, मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कर दी। अब जब इन्हें ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये क्या करेंगे, ये वापस पैसे को यहाँ कर देंगे, ओके। या फिर इनसे ले लिया तो वही सेम उल्टा सिस्टम हो जाएगा। अब मान चलो ये, अगर मान चलो ये पैसा दिया ही नहीं और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, मतलब इंटरेस्ट रेट इसके बढ़ गए, तो पैसा किसको ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा ना, तो ब्याज ज्यादा हो गया। तो सेम यही चीज सेकंड स्टेप में बोल रहा है कि मे इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट, बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई। सेकंड है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अच्छा डीवैल्यूएशन कर दिया डोमेस्टिक करेंसी का, लाइक पहले वो 70 थी, अब वो उसे डिवैल्यू कर दिया साइड में, क्योंकि हम लोगों ने भी किया है ना कई बार, ओके। डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद, डिक्रीज नहीं करेगा भाई, करेंसी रिस्क को इंक्रीज कर देगा। तो एक और दो सही है, बाकी गलत है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, अब आई टी प्रोड्यूसिंग, ये तो चारों है। नेक्स्ट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक, भाई यार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आरबीआई रेगुलेट करेगा क्या? नहीं। कौन करेगा? सेबी। तो पहला ही गलत है, दो और तीन इसमें सही होंगे, क्योंकि रेटिंग एजेंसी, कुछ रेटिंग एजेंसी के नाम इकरा, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बिल्कुल ठीक है, तो ये इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।
नेक्स्ट है बोर्ड बैंक ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये जो अलग अलग पीएसयू, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई, ये तो इनके अंदर क्या है, जो उनके हेड है, लाइक चेयरमैन टाइप, और कुछ उनके हेड्स के साथ जो पूरा एक मेंबर कमेटी होती है, उसे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं लोग, ठीक है, अपॉइंट करते हैं उसमें। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ, नहीं, एज ए डिप्टी गवर्नर प्लस 3 लोगों का इनका एक चेयरमैन का ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें डिप्टी गवर्नर शामिल होंगे, नॉट गवर्नर। फर्स्ट रॉन्ग है। ये मैंने बताया था कि हेड्स जो होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, उनको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा सिलेक्शन के लिए, हेल्प करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक को इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी, कैपिटल रेजिंग प्लान, बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 3 इसके सही होंगे। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, अच्छा जो कुछ बॉन्ड्स है जो कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक अगर देखो, ये क्या बोल रहा है कि एक ऑप्शन होता है एक्सचेंज करने के लिए बॉन्ड को इक्विटी में, ठीक है, बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जो होंगे वो जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, वो थोड़ा कम पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद है द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड द बॉन्ड होल्डर, अच्छा बॉन्ड होल्डर, जैसे मेरे पास बॉन्ड है, तो मैं उस बॉन्ड को, अगर वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, मैं उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है अफोर्ड डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। तो क्या है, सही है कि उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता, लाइक इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करें, तो बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही बैठेंगे, बिल्कुल है। उसके बाद है नेक्स्ट कि कंसिडर द फॉलोइंग: एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया जो है इनमें से किसका मेंबर है। अब देखो यार, एआईआईबी इसका तो यार फाउंडिंग मेंबर ही है ये इंडिया, तो इसका तो होगा ही। और सेकंड हाईएस्ट वोटिंग पावर है आफ्टर चाइना। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम इसका पार्ट है, 2018 में ऐड हो गया था, इंडिया ने इसको साइन कर लिया था। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 2017 में इंडिया जुड़ गया था, इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री जुड़े थे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लेटेस्ट में कितने देश हैं? इसमें 10। लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ है इसमें? बेलारूस। जबकि 2023 में ईरान ऐड हो गया था इसमें, 2024 में बेलारूस। समझ गए, पता होना चाहिए। उसके बाद है वियतनाम को लेकर कि वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट ईयर्स। क्या है, सही है? तो ठीक है। उसके बाद वियतनाम इज लीड मल्टी पार्ट, यार मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है वियतनाम में? वन पार्टी है, नॉट मल्टी पार्टी। ओके। ये बोल रहा है सेकंड, ये थर्ड स्टेटमेंट कि वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लिंक है इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ठीक है। तो 1, 3, सेकंड तो रॉन्ग हो गई, तो सेकंड यहाँ से गई, ये क्या, तो 1, 3 और 4 इसका करेक्ट है। अच्छा 5 क्यों करेक्ट नहीं है? वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस, तो भाई ई सर्विस अगर इंडो पैसिफिक रीजन में देखो तो भाई सिंगापुर इंडोनेशिया ये देश कहाँ गए? तो इनका भी तो कहीं ना कहीं है, ये तो फर्स्ट पर ही है, सिंगापुर देख लो आप ग्रोथ के सेक्टर में, ई सर्विस सेक्टर्स के अंदर। तो वियतनाम कहाँ से आ जाएगा मोस्ट पर? तो इस वजह से फाइव रॉन्ग है, तो 1, 3, 4 इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये रहा कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये बताओ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी कौन रखता है? अब भाई ये तो आपको पता है यार, इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई मैनेज करता है सारी चीजें, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शनली। नेक्स्ट है एनएफटीज को लेकर, नॉन फंजिबल टोकन। अच्छा मैं आपको नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बता देता हूँ कि ये कन्वर्टेबल नहीं है, ये एक्सचेंजेबल नहीं है, ट्रेडेबल नहीं है, तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन का सीधा मतलब है। और ये है कि अगर मान चलो ये एक चीज़ है, इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इन चारों को मिलाकर इसकी वैल्यू जो एक के बराबर वैल्यू थी वही चारों के बराबर वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, बिल्कुल ठीक है, डिजिटली होती है, क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टोज के अंदर होती है, ब्लॉकचेन के अंदर, सॉरी ब्लॉकचेन के अंदर। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 ही इसमें सही है। देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कमर्शियल, ये गलत है भाई, नॉट ट्रेडेड, नॉट एक्सचेंजेबल।
और ये मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन में भी यूज नहीं होते। तो एक और दो इसका सही होगा। उसके बाद है कि कुछ रिजर्वेयर्स ये हैं और कुछ स्टेट्स हैं कि वो किस स्टेट के अंदर है रिजर्वेयर। अच्छा, ये रिजर्वेयर तो दे दिए, हो सकता है वो ये पूछ दे कि इस बार स्टेट पूछ दिया, नेक्स्ट टाइम वो बोले कि स्टेट ना पूछ के रिवर बोल दे किस रिवर पर है, तो वो चीज़ भी देखनी है। देखो, ये बोल रहा है घाट परबा, क्या है तेलंगाना में? नहीं। कहाँ है? कर्नाटक में। किस रिवर पर है? घाट परबा, हडगल डैम है इस पर। ओके, और घाट परबा रिवर पर ही है। गांधी सागर, अब यार गांधी सागर एमपी में है, ये तो ठीक है। ओके, और ये चंबल रिवर पर है। इंदिरा सागर, क्या ये आंध्र प्रदेश में? नहीं। ये कहाँ है? ये भी एमपी में है, और किस पर? नर्मदा रिवर पर है। ठीक है। उसके बाद मैथन डैम, मैथन कहाँ है? झारखंड में। और किस रिवर पर है? बराकर रिवर। ओके, तो ये पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो तीन नॉट करेक्टली है, एक करेक्ट है, वो भी सेकंड वाला। ओके। इंदिरा सागर के बारे में एक बात और है कि ये लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, इंदिरा सागर जो है ये लार्जेस्ट डैम है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर रिट्रेंचमेंट या ले ऑफ फैक्ट्रीज का एम्प्लॉय वर्कर, तो ये लेबर ब्यूरो वगैरह करेगी, तो ये तो। उसके बाद ये है कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सीसीओ। उसके बारे में एक चीज है कि सीसीओ जो है वो मेजर सोर्सेज है कोल स्टेटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये ठीक है। बट इसमें एक चीज ये है कि ये जो चीज है ना, देखो, इंश्योर करना कोल माइनिंग कंपनी डिलीवर हो गया नहीं हुआ परफेक्ट टाइम प्रिस्क्राइब टाइम में हो गया नहीं, तो ये काम इसका थोड़ी है यार। ये थोड़ी ना जानेगी कि यार ये दो ट्रक मंगाए हैं वो सही टाइम पे पहुंच गए नहीं पहुंचे, ये इसका काम थोड़ी है। तो फोर्थ तो गलत हो गया। तो बचा क्या? अब तीसरा और देखना कि इट हियर्स एनी ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एक्विजन ऑफ कोल बियरिंग एरियाज, बिल्कुल ठीक है, तीनों सही है ये। फिफ्थ शेड्यूल की बात की जा रही है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिफ्थ शेड्यूल जो 10 स्टेट है, जो फिफ्थ शेड्यूल वाले एरिया है उसके अंदर है, और इसी में ही क्या चीज़ इसके बारे में सही जो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका है कि दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल, कि भाई जो ट्राइबल एरियाज है उनकी जो जमीन है वो नॉन ट्राइबल एरियाज, नॉन ट्राइबल जो पीपल है उनको नहीं दे सकते। और ये बोला गया था, केस था एक, कौन सा? लाइक मैं बात करूं तो ये है समथा वर्सेस आंध्र प्रदेश और ऑर्गेनाइजेशन, 1997 का केस था। इसमें बोला गया था कि जो नॉन ट्राइबल है उनको ट्रांसफर नहीं की जाएगी। ओके। उसके बाद है देखो स्टेटमेंट है लाइक इंडिया सैनिटेशन कोalition इज ए प्लेटफॉर्म, जो सैनिटेशन है स्वच्छता को लेकर जो गठबंधन वगैरह जो किया हुआ है, तो वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल सैनिटेशन को। फंडेड बाई, भाई यार फंडेड कहाँ से हो जाएगी, ये तो गलत है। मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, 2015 में लॉन्च किया गया था ये, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन अपेक्स बॉडी, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है इसके, कोई भी इसमें से सही नहीं है। अब देखो ये है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर कुछ एक्ट्स वगैरह हैं जो इसी के अंदर ही, अगर आप लिस्ट निकालोगे ना तो उसमें आपको सीधा पता चल जाएगा कौन कौन से शामिल है। तो इसमें एक चीज शामिल नहीं है, ये है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसके अंडर में कवर नहीं किया जाता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी को लेकर एक क्वेश्चन है कि इट इज कमेटी सेटअप बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, नहीं, यूएन जनरल असेंबली, तो फर्स्ट गलत है। उसके बाद है नेक्स्ट कि इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून, नहीं यार, अब ये देखो अब ये तो बहुत ही मतलब आउट ऑफ वो है क्वेश्चन, पर ये ठीक है कि ये क्या करते हैं ये, तो ये सितंबर से दिसंबर, ठीक है, इनकी मीटिंग जो होती है सितंबर से दिसंबर होती है। तो ओनली तीन सही होगा और कोई भी सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पोलर कोड। अब यार देखो पोलर कोड को लेकर जो हमारे यहाँ इधर साइड वाले एरिया है बिल्कुल ही,
तो इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, तो उनके सेफ्टी के लिए जो पोलर वाटर्स में पोल की साइड मतलब मूव करते रहते हैं शिप से, ठीक है। और ये आईएमओ ने अपलोड किया था इसे 2014 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यूएन जनरल असेंबली जो है वो ग्रांट कर सकती है ऑब्जर्वर स्टेटस टू द नॉन मेंबर, बिल्कुल सही है, किसी भी नॉन मेंबर को। उसके बाद है यूएन जनरल असेंबली जो सीक ऑब्जर्वर स्टेटस दे सकती है, बिल्कुल ठीक है। और जो प्राइमरी ऑब्जर्वर है, परमानेंट ऑब्जर्वर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में है, वो मेंटेन कर सकते हैं मिशंस एट द यूनाइटेड हेडक्वार्टर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है टी बोर्ड्स को लेकर, ये टी बोर्ड इज स्टेटरी बॉडी, बिल्कुल सही है। रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आएगा इसमें, नॉट एग्रीकल्चर। अब देखो ये एग्रीकल्चर जैसी चीजें प्लांटेशंस वगैरह जो की जाती हैं, तो हो सकता है कि भाई एग्रीकल्चर या फार्मर्स वेलफेयर हो, जो एक माइंड सेट जाता है उधर, बट नॉट, ठीक है। ये होगा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। उसके बाद है जो टी बोर्ड है, जो हेड ऑफिस है इज सिचुएटेड इन बेंगलोर, तो नहीं बेंगलोर में नहीं है, वो कहाँ है? तो क्या है, हेड ऑफिस बेंगलोर नहीं, ये कहाँ, कोलकाता में है। तो ये गलत, सेकंड गलत। तो एक और चार, द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस दुबई एंड मॉस्को, तो ठीक है, दुबई मॉस्को में इसके हेड ऑफिस लाइक ऑफिस वगैरह है, ओवरसीज ऑफिस। ग्रीन वॉशिंग, अब यार खुद देखो, ग्रीन वॉशिंग कोई कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट इस तरीके से बेच रही है या खुद की भाई मैं तो कार्बोनेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, उस तरीके से कि कॉन्वे करना ए फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली, कि भाई मेरे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और मेरे प्रोडक्ट से कोई भी लाइक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होगा, ना ही सीओ ये CO2 वगैरह, ओजोन्स वगैरह, वो सारी चीजें नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई क्लाउड्स, देखो ये हाई क्लाउड और लो क्लाउड्स का जो सिस्टम है वो पूरा पूरा अपोजिट दिया हुआ है, क्योंकि जो हाई क्लाउड्स है ना, वो क्या करते हैं, वो गर्म करने का काम करते हैं अर्थ को, और जो लो क्लाउड है वो कूल करने का काम करते हैं। तो ये इसमें आएगा और ये इसमें आएगा। ओके, तो कोई भी सही नहीं है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीडीबीडी इज ए लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट ऑफ केन्या, नहीं, इसमें केन्या नहीं आएगा, ये है युगांडा। यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट जो क्या हुआ था, ह्यूमन सेटलमेंट हुआ था, लाइक पता नहीं 2.5 लाख के समथिंग थे या कुछ और ज्यादा थे। ओके, तो ये गलत है। सेम ऐसे ही जो ये ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स है इन केन्या, तो ददाब केन्या से है, और ये बिदिबू बिदिबिरी ये युगांडा से है। ओके, तो 2 और 3 इसका सही होगा। और सेकंड जो है, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर, तो वार वगैरह आपको देखा होगा कि ये अफ्रीका का, अगर अगर मैं इस तरीके से रीजन्स बनाऊं, तो ये वाला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में होता रहता है हर साल। और यहाँ का जो एरिया लाइक जो रेड सी से कनेक्टेड है, ठीक है, रेड सी हो गया या फिर, ओके, ये जो एरिया यहाँ से शिप वगैरह जो जाते रहते हैं, जो रेड सी कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को, तो यहाँ पर यहीं के लोग सोमालिया के और ये लोग क्या, केन्या वगैरह, ये क्या करते हैं, ये शिप्स को अटैक कर लेते हैं, उन्हें कब्जा कर लेते हैं। आपने न्यूज में भी देखा होगा, बहुत सारे शिप्स वगैरह पकड़े थे, तो उनको लेकर एक मिशन भी चलाया गया था, ठीक है। तो सेम एक नई चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किश स्टेट्स, लाइक जो तुर्की बोलते हैं, तुर्की लैंग्वेज, उनमें कौन कौन शामिल है? तो अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये दो शामिल है, प्लस कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ओके, तो 2 और 5, और हो सकता है कि बाद में कजाकिस्तान किर्गिस्तान भी आ जाए, तो वो भी आपको याद रखना है, कजाकिस्तान किर्गिस्तान भी इसमें ऐड है। गुजरात है द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, नहीं, राजस्थान है, जो भादरा। ओके, तो फर्स्ट गलत। केरला हैज ए फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। और गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया, गलत, किसके पास है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन सी, लॉ ऑफ सी, सी के लॉज को लेकर, कि देखो ये कह रहा है कि कोई भी तट है तो 12 समुद्री मील से अधिक सीमा पर है तो उस पर उसका अधिकार है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला है कि चाहे कोई भी राज्य हो, तटीय हो, लाइक कोस्टल स्टेट हो या फिर लैंडलॉक हो, तो जहाजों को जो उसकी जो टेरिटोरियल एरिया है, ठीक है, वहां से होकर रोक टोक, बिना रोक टोक के जाने का अधिकार, सही है।
उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल मील उसकी बात की जा रही है, चौड़ाई वहाँ पे जा सकती है जहाँ से प्रादेशिक जो लाइक ब्रेथ है बेस लाइन से। तो तीनों ही इसकी सही है कन्वेंशन लॉज को लेकर। उसके बाद है सिंकाकू आइलैंड। अब यार सिंकाकू आइलैंड जापान की चीजें हैं, तो जापान के बारे में पता होगा, तो यहाँ पर देख लो जापान वाला क्या है। ये रहा भी, चाइना और जापान एंगेज मैरीटाइम डिस्प्यूट्स। तो चाइना और जापान, चाइना बोलता है ये मेरे हैं और जापान बोलता है ये मेरे हैं। नेक्स्ट है कुछ कंट्रीज हैं और उनको लेकर क्यों न्यूज में रहा है, तो वो चीज़ है। तो सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस चाइना, चाइना अपना मिलिट्री बेस यहाँ नहीं, चाइना में नहीं है वो क्या है, वो इक्वेटोरियल गिनी में है। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है, बाकी ये तीन जो है गुयाना लेबनान, ये तीनों सही है इसमें। रीजन आफ्टर मेंशन इन द न्यूज और कंट्री। अब देखो एनातोलिया कहाँ है, तुर्की में, ठीक है। अम्हारा इथोपिया में। काबो डेलगाडो स्पेन में है क्या, नहीं, मोजाम्बिक में है। और कैटालोनिया ये है स्पेन में। ओनली दो इसके सही है। इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जो हमें पता होनी चाहिए। ये कह रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल है आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये गलत है। देखो वाइल्ड एनिमल लाइक वाइल्ड एवरी वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, ओके, और सोल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी आ सकती है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिख सकती है वो लोग। वो कंफ्यूजन किया है कि गवर्नमेंट को लेकर, यहाँ पर होना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट। अगर वो बोलता कि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो सोल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, देन इट्स राइट। ओके, तो फर्स्ट रॉन्ग है। तो टू एंड थर्ड में से एक सही है। और दे दो, एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। नहीं 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 नहीं, कैप्चर के लिए ठीक है बट किलिंग के लिए नहीं है। सेकंड वाला सही है कि अगर उसे डिक्लेयर किया जाए प्रोटेक्टिव सच एज एनिमल इन टाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ आउटसाइड, बिल्कुल सही है। कि कोई भी वन्य जीवों से अगर प्रोटेक्टिव घोषित किया जाए, सुरक्षित घोषित किया जाए, तो यह जीव चाहे सुरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, तो समान संरक्षण का हकदार है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये देखो लाइक ऑर्गेनिजम्स है जो वेल नाउन एज कल्टिवेटर ऑफ फंगी, तो ये आंट है और ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ साइट्स वगैरह हैं अशोक की, महाराज अशोक। मेजर रॉक एडिक्स और लोकेशन है धौली उड़ीसा, और ये जोगरा ये भी उड़ीसा में है। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश और कालसी कर्नाटक। ना, कालसी कहाँ पर है, कालसी उत्तराखंड में। ठीक है, तो कौन सा है, ओनली दो सही है क्योंकि ये धौलीवारा उड़ीसा सही है और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। धौली जोगरा उड़ीसा में है, कालसी उत्तराखंड में है। किंग के बारे में बात की जा रही है, किंग नानुक चंदेल ये ठीक है, जयशक्ति ये भी चंदेल है। नागवट गुजर प्रतिहार और मोहभोज ये भी गुजर प्रतिहार है, तो ओनली दो सही है इसमें भी। उसके बाद संगम लिटरेचर की बात की जा रही है। अब भाई ये तो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पिछले भी जो लास्ट वीडियो जो है, जो लास्ट थी उससे पहले जो थी उसमें भी संगम को लेकर बात थी। उसके बाद जो पहले कराएंगे उसमें भी संगम लिटरेचर को लेकर बात थी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि संगम जो पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे वट रूरल पूछा था। ओके, फिर उसके बाद और भी चीजें पूछी गई हैं उनसे लेकर, तो वो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें है कि संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल कल्चर, डिवॉइड करती हैं क्या, नहीं। देखो मटेरियल, देखो यहाँ मैं एक चीज बता दूं, ये इसका बी ऑप्शन होगा क्योंकि सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्म वाज नाउन टू संगम पोएट्स, उन्हें पता था, बिल्कुल पता था। अब देखो ये एक चीज बोल रहा है कि क्या बोलते हैं मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर के बारे में है कि वो लाइक राजा के बारे में, अपना जो किंग है उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लाइक हमारे राजा के पास बहुत ही मतलब अद्वितीय शक्तियां हैं, वो लाइक भगवान का प्रतिनिधि है वो, उसके यह बड़ी तलवार है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर इतनी बातें, लाइक मटेरियल कल्चर वेरियर एथिक्स, लाइक ठीक है, कि राजा के पास इतनी बड़ी दो धारी तलवार है, राजा ऐसे कर देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें एक चीज और बोलेगी कि मैजिकल फोर्सेज, तो कुछ जादुई जादुई चीजों वाले को बता भी गया है इसमें, तो वो सही है। ठीक है, तो सम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, इरेशनल नहीं है भाई, वो रैशनल है, वो उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है क्या है, योगा वशिष्ठ, तो ये तो अकबर ने करवाया था भाई, ये तो इसके बारे में क्या ही मतलब करना है आपको, तो योग वशिष्ठ अकबर की है। उसके बाद रामानुज के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं जो
कि उन्होंने क्या चीज़ की, जो शिक्षाएँ उनकी एजुकेशन जो है, टीचिंग्स जो है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि वो बताती है सैल्वेशन के बारे में, डिवोशन कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है वो भक्ति है। ठीक है, वो क्या है, डिवोशन है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर को लेकर, कि जो इनॉग्रेशन जो किया गया था सोमनाथ टेम्पल्स ज्योतिर्लिंग, उसमें इसकी थर्ड स्टेटमेंट जो वो रॉन्ग है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा थी जो सोमनाथ टेम्पल की, वो इंस्टॉल की गई थी प्रेसिडेंट बाई राजेंद्र प्रसाद, नॉट एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला रॉन्ग होगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है ये रॉन्ग होगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है इसकी। और इसमें तो ये है इसकी टीचिंग्स वगैरह, वो रामानुजन की। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को लेकर बी सेल और टी सेल्स को लेकर, तो ये तो भाई प्रोटेक्ट करती है बॉडी को डिजीज से। उसके बाद अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अब नैनो पार्टिकल्स ठीक है, लाइक अगर हम जब आर्टिफिशियल कुछ बात करते हैं तो तब तो निकलते निकलते हैं, बाकी ये नेचुरली अगर होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट भी होते हैं बाई एटमोसफेयर। ठीक है, नेचर। तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड और थर्ड, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, बिल्कुल ठीक है, जैसे हम स्रब्स बोलते हैं। ठीक है, स्क्रब्स। ठीक है, जो हाउस होल्ड वर्कर्स के अंदर यूज किया जाता है। तो सेकंड एंड थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डीएनए बार कोडिंग कैन बी टूल ऑफ। अब डीएनए बार कोडिंग से क्या क्या चीजें की जा सकती है, एक्सेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो नहीं। इससे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी एज वगैरह के बारे में काउंट कर सकते हैं कि उनकी एज क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे लाइक आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उससे पता चलती है कि यार इसकी एज जो है वो 45 ईयर, 40 ईयर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, पता होगा आपको, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी एज वगैरह काउंट करते हैं। ठीक है, और बाकी ये टू एंड थर्ड ये ठीक है आपकी, कि डिस्टिंग्विश करना अमॉन्ग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, या आइडेंटिफाई करना अनडिजायरेबल एनिमल्स को, प्लांट्स को, मटेरियल्स को प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर, तो ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि अब देखो यहाँ पर एसिड रेन्स को लेकर, तो NO2 SO2, ये दो और चार इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा ये जो एनालिसिस है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।